हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। जैसा कि ईवीएस का सेकंड जो क्लास है वो हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने परिवार चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि परिवार जो टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, उसको कंप्लीट कर लिया है, उस चैप्टर को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये जो टॉपिक दिया है इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि भोज्य पदार्थ क्या होता है, भोजन किसे कहते हैं और पोषक तत्व क्या होता है, और इन शब्द में डिफरेंस क्या है। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन्हें आवश्यकता लगे पढ़ने की वो इससे पढ़ लें, अदरवाइज मैं इसे शॉर्ट में बता देती हूँ। भोज्य पदार्थ सबसे पहले समझेंगे होते क्या हैं। देखिए, भोज्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जिन्हें हम लोग खाते हैं। क्या आप हर चीज़ को खाते हैं? आप हर पेड़ को खाते हैं? नहीं, कुछ पेड़ जहरीले होते हैं। अच्छा, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आप पेड़ का पूरा पार्ट खा लेते हैं? नहीं। जैसे कि कुछ पेड़ के हम लोग तने यूज़ करते हैं, जैसे कि आलू। आलू क्या है? आलू तना है। उसी तरह से लहसुन क्या है? लहसुन तना है। प्याज क्या है? प्याज तना है। क्वेश्चन अक्सर यहाँ से उठता है कि आलू, क्वेश्चन आपसे सीटेट में भी इस तरह के पूछे जाते हैं और यूपी टेट में भी आने के चांसेस हैं। आलू, प्याज, लहसुन क्या है? ये पेड़ का कौन सा भाग है जिन्हें हम लोग खाने में यूज़ करते हैं? तो ये तना है। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें हम लोग खाते हैं उसे ही भोज्य पदार्थ कहते हैं। फिर भोजन क्या होता है? भोजन ऐसे, यानी कि ऐसे पदार्थ जिन्हें खाकर हमें शक्ति मिलती है, हमारी बॉडी को ताकत मिलती है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे भोजन कहते हैं। ठीक है। फिर पोषक तत्व क्या होते हैं? हमारे भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें शरीर की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं, उन्हें ही पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि हमारे खाने में क्या होते हैं? विटामिन्स होंगे। ठीक है, विटामिन्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस में, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर दालों में क्या पाया जाता है? फिर ये मूंगफली में क्या पाया जाता है? तो ये सब चीज़ें जानने के लिए कि कौन कौन से पोषक तत्व किस में पाए जाते हैं, यानी कि मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स है, फैट है, ये सब चीज़ें किस में क्या क्या पाई जाती हैं, इसको जानना भी ज़रूरी है। यानी कि ऐसे तत्व जो हमारी बॉडी को पोषण दें, उन्हें ही पोषक तत्व कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी, यानी कि हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए इन पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे भोजन में ये तत्व प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि अपनी डाइट अच्छी कीजिए, यानी कि ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हों। यानी कि अपनी डाइट में हर पोषक तत्व लीजिए जिसकी जितनी आवश्यकता होती है। तो इसी को समझेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। आप समझिए भोजन के कार्य क्या होते हैं। आप भोजन नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी शरीर को या हमारी बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें भोजन से ही ऊर्जा मिलती है। अब कौन से, यानी कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देती है। ठीक है। और जो जैसे कि वसा है, फैट, तो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ये हमें, जब हमें भोजन नहीं मिल पाता है उस समय वो फैट क्या करता है? काम करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कभी कभी हम लोग खाना नहीं खाते हैं, लेट हो जाते हैं, कहीं बिजी होते हैं, तब हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है? हमारी बॉडी को तब कैसे ऊर्जा मिलती है? क्योंकि हमारी बॉडी में फैट होता है और फैट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन के कार्य क्या हुए? हमारे शरीर को, सबसे मेन काम हमारे शरीर को शक्ति देना, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, हमारे शरीर को साथ ही साथ ये जो शरीर का जो तापमान होता है उससे बनाए रखना, सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे। और हमें रोगों से बचाना, यानी कि बचाना। डॉक्टर कहता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी तो आपको ये खाना चाहिए था, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, अगर हम खाना सही से नहीं खाएंगे, भोजन में क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं, और अगर पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी रोगों से बॉडी जो होगी वो ग्रस्त हो जाएगी। तो रोगों से बचाता है ये भोजन। तो ये तो हो गया बेसिक। अब आगे समझ, हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में काफ़ी क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि जो मेन है, जैसे कि श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये श्वसन की क्रिया कहलाती है। पाचन क्रिया, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होता है, फिर उनमें से जो भी पोषक तत्व प्राप्त हुए बॉडी को वो रिलीज़ होते हैं और अलग अलग भागों में जाते हैं।
तो ये पाचन की क्रिया कहलाती है। उत्सर्जन होता है, क्या पसीना क्या है, पसीना कौन सा प्रोसेस है, जो बॉडी से पसीना निकलता है ये किस प्रोसेस में आएगा, ये आपके उत्सर्जन में आएगा। पसीना निकलना उत्सर्जन का प्रोसेस होता है। तो उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया, उत्सर्जन का प्रोसेस, कई क्रियाएं हमारे बॉडी में चलती रहती हैं और इन क्रियाओं को चलने के लिए भी हमें ताकत की आवश्यकता पड़ती है। हमारे बॉडी में अगर ताकत नहीं होगी तो ये क्रियाएं भी नहीं चलेंगी। इसीलिए हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। ये भी क्रियाएं हैं, ये अलग क्रियाएं हैं, वो अलग क्रियाएं हैं। तो ये जो सारी क्रियाएं चलती रहती हैं बॉडी में अनवरत तरीके से। क्या श्वसन की क्रिया कॉन्टिन्यूस चलती है? बिल्कुल। आप सांस बराबर लेते हैं, ऐसा होता है कि आप 1 घंटे के लिए सांस ना लें। तो ये जो क्रियाएं हैं ये अनवरत होती रहती हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस होती रहती हैं। खेलना है, कूदना है, दौड़ना है, इन सभी प्रोसेस को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है और भोजन को लेना पड़ता है। अब हमें भोजन के लिए 2 मेन हमारे यानी कि सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, एक पौधे और एक जंतु। पौधों से हमें सब्जी है, फल है, तेल है, मसाले हैं, ये सब प्राप्त होते हैं। और हमें जंतुओं से दूध है, मांस, मछली, अंडा, ये सब प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे जैसे कि मूली क्या है, गाजर क्या है। मूली, गाजर जड़ें होती हैं। पौधे का कौन सा भाग है? तो ये जड़ें हैं। साथ ही साथ आलू, लहसुन, प्याज, ये कौन सा भाग है? तो ये तने होते हैं, यानी कि तना होता है। ज़रूरी नहीं है आलू अगर ज़मीन के नीचे से निकल रहा है तो वो जड़ ही होगा। जड़ ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन के नीचे ही हो। कुछ कुछ पेड़ों में बाहर लटकती हैं, जैसे कि बरगद के पेड़ में जड़ें बाहर लटकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आलू, लहसुन, प्याज क्या है, पेड़ का कौन सा भाग है? ये तना होता है। साथ ही साथ धनिया, पालक क्या है? धनिया, पालक सभी जानते हैं ये पत्तियां होती हैं। पेड़ का कौन सा भाग है? ये लीव्स है, यानी कि पत्तियां हैं। क्या आप जानते हैं गोभी, बीन्स, बैंगन, मटर, ये सब कौन से भाग है पौधे के? तो गोभी है, बीन्स है। बीन्स क्या है? बीन्स आपके बीज होते हैं, सीड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गोभी, बैंगन, इसके अतिरिक्त जो लौकी होती है, भिंडी होती है, टमाटर। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं आज तक कि टमाटर क्या है। टमाटर कोई फल है या सब्जी है? तो टमाटर सब्जी के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक फल होता है, यानी कि ये फ्रूट्स होता है। टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, बैंगन है, गोभी है, ये फल है, ध्यान रखिएगा। मटर है, बीन्स है, ये बीज है, यानी कि सीड है। और ड्राई फ्रूट्स आप सब जानते हैं, जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी, ये सभी सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स कहलाते हैं। ओके, तो अब हम लोग पोषक तत्व के बारे में समझेंगे। पोषक तत्व मेनली डिवाइडेड है 4 पार्ट में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, खनिज लवण भी साथ में। खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है, ये शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें से, यहाँ पे आपको 4 नाम दिए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से कौन सा तत्व हमें ऊर्जा यानी कि प्रदान करता है या ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के आगे ऊर्जा याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें शक्ति मिलती है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है ये सब ध्यान रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट कई चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि तरबूज है, गन्ना, पपीता, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मक्के में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, आलू में तो बहुत पाया जाता है। ठीक है, शकरकंद है, चावल है, बाजरा है, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये इसके प्रमुख स्रोत हैं, यानी कि ये प्रमुख सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी की बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो हम ये चीज़ें उसे देंगे। ठीक है, देखिए, शरीर को कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला मंड, जिसे स्टार्च कहते हैं, जो कि हमारे पेड़ों में प्रेजेंट होता है स्टार्च। ठीक है, दूसरा चीनी अर्थात ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि दूसरा जो होता है वो चीनी होती है। जैसे कि मधुमक्खी में, मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी एक जो होती है वो यानी कि पेड़ के मीठे रस को लाती है और फिर शहद बनता है। और जो शहद होता है वो भी क्या है? एक तरह का यानी कि शक्कर ही होता है। मैं आपको अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं, उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? तो उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अगर आप क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो इसमें भी मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड
और इसमें भी पार्ट्स होते हैं, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है और जो फ्रक्टोज होता है वो शहद में पाया जाता है। तो इस तरह से डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डिटेल इसका पढ़ा दूँगी। तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसके कौन कौन से स्रोत हैं इसको ध्यान रखिएगा। गन्ना है, तरबूज है, आम, चावल, शकरकंद, आलू, बाजरा, गेहूँ है, मक्का है, पपीता है। ठीक है। और ये जो यहाँ पे लिखा है स्टार्च, ये पेड़ों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पेड़ों का खाना स्टार्च होता है। और दूसरा चीनी, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, चीनी। और भी यहाँ पे स्रोत लिखे हैं, जैसे कि मक्का, बाजरा, मोटे जितने अनाज होते हैं, चावल, आलू, केला, अमरूद है, गन्ना है, चुकंदर है, साथ ही साथ खजूर है, शक्कर, चीनी, ये सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं। मीठे होते तो इनसे रोग कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, शक्कर से, जिसे आप समझ लीजिए इजी लैंग्वेज में, तो डायबिटीज़ हो सकता है। इसको ज़्यादा खाने से सबसे मेन जो है मधुमेह, यानी कि जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, ये रोग हो सकता है, इनकी ये डिसीज़ हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है इसकी अधिकता से। जैसे कोई भी चीज़ आप ज़्यादा मात्रा में अगर लेने लगेंगे तो वो नुकसान करने लगेगी। तो इनकी अधिकता से मधुमेह रोग होता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी कमी से, यानी कि अगर आपने भरपूर मात्रा में, यानी कि जितनी आपको चाहिए आपकी बॉडी को, अगर उतनी मात्रा में आपने नहीं लिया तो आप में कई बीमारियां हो सकती हैं। और इसकी ज़्यादा, यानी कि इसको ज़्यादा लेने से बीमारी हो सकती है और कम लेने से भी बीमारी हो सकती है। जैसे कि अगर आप कम लेंगे से तो आपके वज़न में कमी रहेगी, शरीर में दुर्बलता आएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये बस ध्यान रखिएगा कि मधुमेह रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठ सकता है। अब हम लोग समझेंगे प्रोटीन के बारे में। देखिए, प्रोटीन भी एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और ये किस किस में पाया जाता है उसको ध्यान रखिएगा। ये दालों में पाया जाता है, प्रोटीन दालों में पाया जाता है, जैसे कि चने की दाल है, मटर है, मूंग है, मसूर है, उड़द है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। इसीलिए जो मिड डे मील होता है, यानी कि जो सरकारी स्कूल है उसमें जो मिड डे मील होता है, उसका जो भोजन होता है, उसमें सोयाबीन कंपलसरी किया गया है, क्योंकि सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन होता है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, तो ये सब स्रोत हैं, यानी कि ये सोर्सेज हैं। गेहूं, मक्का और मोटे अनाजों में भी कुछ प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि गेहूं में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो प्रोटीन नहीं हो सकता है, होता है, लेकिन क्या चीज़ ज़्यादा है उस बेसिस पे से डिवाइड किया गया है। जैसे कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, या फिर आप कह लें चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए उसे उसमें रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में? तो प्रोटीन त्वचा, यानी कि हमारे स्किन को, ब्लड को, मांसपेशियों को, यानी कि मसल्स को, साथ ही साथ हमारी हड्डियों को, बोन्स को ये विकास देता है। इनकी विकास इसी की वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से। ये शरीर के घावों को भरने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो होती है, इसको बढ़ाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि प्रोटीन से क्या होता है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रोटीन की मदद से रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जब हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो हमारी बॉडी में जो थोड़ी बहुत ही जो जिससे कि डिसीज़ हो सकती है वो मतलब कि लड़ लेगा। इम्यूनिटी पावर क्या होती है? शक्ति होती है रोगों से लड़ने के लिए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम प्रोटीन करता है, ध्यान रखिएगा। इसके सोर्सेस क्या है इसको ध्यान रखिएगा। ये और क्या काम करता है? ये हड्डियों के विकास के लिए, रक्त, मांसपेशियों तथा त्वचा के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसके विकास के लिए। तो बस आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन से रोग प्रतिरोधक क्षमता, और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इससे बीमारी कौन सी हो जाएगी? अगर आप ज़्यादा लेंगे कार्बोहाइड्रेट तो आपको डायबिटीज़ होने के खतरा है। ठीक है, यानी कि मधुमेह जिसे कहते हैं हिंदी में, वो होने का ज़्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, ये तो प्लांट से, यानी कि जो दालें वगैरह हैं ये हमारे पादप, यानी कि प्लांट से प्राप्त होने वाले ये सोर्सेज हैं। और जैसे कि अंडे हैं, मांस, मछली, इसमें भी प्रोटीन होता है, जो कि हमारे जंतु स्रोत हुए, इनके एनिमल से जो हमें प्राप्त होते हैं। अंडे हैं, मांस, मछली है, इन सभी से भी हमें प्रोटीन मिलता है। अब हम लोग जो तीसरा है वसा, उसको समझेंगे। वसा यानी कि फैट को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, शक्तिदायक ईंधन किसे कहते हैं? वसा को कहते हैं।
वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल वसा के पादप स्रोत हैं। ठीक है, अंडे है, मांस मछली है, दूध है, ये भी क्या करता है, ये वसा उत्पादन होता है, यानी कि इससे भी ये, किंतु ये क्या है, ये एनिमल के स्रोत हैं, यानी कि अंडे, मांस, मछली। देखिए फैट क्या है, आप अंडे का जो जो जर्दी होती है अगर आप उसे खाते हैं तो उससे क्या होता है, फैट होता है, बॉडी में वसा मिलता है। इसीलिए जिनको अपना वजन कम करना होता है वो केवल वाइट पार्ट खाते हैं और जो येलो पार्ट होता है उसे नहीं खाते हैं। उसी तरह से मांस मछली, इनमें भी फैट होता है। ठीक है, तो इससे भी हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। दूध में फैट होता है, लेकिन दूध हम लोग लेते हैं, ज़रूरी नहीं है जिसमें फैट होगा वो हमें लेना ही नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन सभी चीज़ों में, दूध में, मांस मछली, अंडे, इन सब में भी वसा होती है। और पेड़ों से जो हमें प्राप्त होते हैं जैसे कि तेल, मूंगफली का तेल है या सरसों का तेल है, सोयाबीन है, इन सभी के जो तेल होते हैं, नारियल का तेल है, इसमें भी वसा पाई जाती है, इनके इसमें भी फैट प्रेजेंट होता है। देखिए अब इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है और इसकी अधिकता से क्या होता है। वसा की कमी से शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में वसा की कमी होती है, यानी कि फैट अगर बिल्कुल नहीं है और कमी है इसकी, तो जो कार्य क्षमता होती है, आपकी कार्य करने की जो ताकत होती है वो कम हो जाएगी। इसकी अधिकता से क्या हो जाएगा, पाचन संबंधी, यानी कि हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, मधुमेह भी होता है। ठीक है, हृदय रोग भी होने के खतरा रहता है। और वसा शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करती है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में भी आपने पढ़ा कि ऊर्जा देता है और वसा भी ऊर्जा देता है, तो एक पॉइंट आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देती है। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि तुरंत ऊर्जा अगर आपको लेनी है तो आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे या वसा का करेंगे। अगर आपको तुरंत ऊर्जा प्राप्त करनी है तो आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे। और वसा फिर क्या करती है, वसा आपकी बॉडी में उस वक्त कार्य करेगा जब आपने अगर कुछ नहीं खाया है, आज आप बिजी हैं, आप बाहर गए हैं और आपने आज का खाना स्किप कर दिया है, तब भी आप ताकतवर महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में वसा प्रेजेंट होता है, यानी कि आपकी बॉडी में फैट होता है जो कि आपको उस वक्त ऊर्जा देता है। तो ये पॉइंट आप क्लियर रखिएगा, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए कुछ ये पॉइंट्स है जिसे जानना भी ज़रूरी है, जैसे कि पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अक्सर आपने सुना होगा जो डाइट कॉन्शियस होते हैं वो कहते हैं आज मैंने दिन भर में इतनी कैलोरी ले ली है, अब मुझे और नहीं लेने की ज़रूरत है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पोषक तत्वों को मापने के लिए हम लोग कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम प्रोटीन भी लेना उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। इस पॉइंट को अगर आपने ध्यान रखा तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है और 1 ग्राम वसा में 9 होती है। ठीक है, आगे अब हम लोग समझेंगे विटामिन और मिनरल सॉल्ट यानी कि खनिज लवण के बारे में। आपको इसमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, यानी कि जो विटामिन होते हैं वो आपको बहुत मात्रा में नहीं चाहिए होते हैं, आपको थोड़े ही मात्रा में इसको लेना होता है विटामिन को। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। और अपने भोजन में विटामिन स्रोतों को सम्मिलित करके हम शरीर को निरोग रख सकते हैं, यानी कि अगर आपने जितनी भी इसकी अल्प अगर मात्रा चाहिए तो आप उतनी मात्रा ज़रूर लें। अगर आप इतनी भी मात्रा स्किप कर देंगे तो आपकी बॉडी रोगग्रस्त हो जाएगी, यानी कि रोगों से रोग हो जाएंगे उसको। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो विटामिन जैसे कि ए बी सी डी ई के, ये जो विटामिन हैं ये 2 श्रेणी में बांटे गए हैं। एक होता है जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब आप इसको ऐसे नहीं याद रखिएगा कि ए डी ई के, बल्कि आप याद रखिएगा कीड़ा से, जैसे कि ई डी ए, ये क्या हो गया, ये कीड़ा बन गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कीड़ा होता है इनके विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो होते हैं विटामिन्स, ये वसा में घुलनशील विटामिन्स कहलाते हैं। इनकी वसा में अगर आप इसे घोलेंगे तो ये घुल जाएंगे, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं।
अब बच्चे जो बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। अगर आपको इसके नाम भी नहीं पता है कि विटामिन ए का क्या नाम है, डी का क्या नाम है, ई का क्या नाम है, और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी डिटेल अलग से मैं बता दूंगी। तो ध्यान रखिएगा कि 2 श्रेणी में से बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कीड़ा यानी कि ए डी ई के, जिसे हम लोग याद रखने के लिए इसे कीड़ा बोल देते हैं ताकि हम लोग भूले नहीं, के ई डी ए। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ओके, तो अब हम लोग विटामिन की कमी से होने वाले इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उसको जानेंगे, साथ ही साथ इसके यानी कि लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स जिसे बोलते हैं, और इसके स्रोत क्या है विटामिन के। आपने ऊपर पढ़ा, लेकिन यहाँ पे भी पूरा चार्ट बना हुआ है जिससे आपको ईजिली हो जाएगा समझना। सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए किस किस में पाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडा है, मक्खन है, घी है, मछली का तेल है, हरी सब्जियां हैं, गाजर है, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इससे ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी होता क्या है, रतौंधी में रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो आपको ध्यान रखना है अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो आपको रतौंधी नामक रोग हो सकता है। और इसमें क्या होता है, रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है, ये इसके लक्षण है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें जो मुंह होता है, होंठ होता है, वो फटने लगते हैं, फट जाते हैं। साथ ही साथ हाथ जो पैर होता है इसमें दर्द होने लगता है, त्वचा का फट जाना, ये सभी इसके लक्षण हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, यहाँ पे इसके स्रोत भी लिखे हैं, आपको अगर इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप ये पूरा चार्ट अच्छे से देख लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा किसी भी ट्रिक से अगर आप याद करना चाहते हैं, या आप देखिए मेरे हिसाब से ट्रिक काम नहीं आती है तो आपको याद ही करना होगा। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी क्या होता है, मसूड़ों में सूजन होने लगती है, दांतों में से खून आने लगता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये क्वेश्चन में आता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है, इनकी हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की में कमी हो जाती है, इनके पैरालिसिस हो जाते हैं कुछ पार्ट, तो शरीर के अंगों का काम ना करना, यही कहलाता है पैरालिसिस। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण, जिसे कहते हैं मिनरल सॉल्ट। शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए ये भी अल्प मात्रा में ही लिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत मात्रा में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अनिवार्य रूप से खनिज लवणों को भोजन में होना आवश्यक होता है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं खनिज लवण, जैसे कि एफ क्या है, फ्लोरीन है, के क्या है, पोटेशियम है, एफ क्या है, आयरन है। आयरन ज़रूरी होता है, अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन किसके लिए ज़रूरी है, अगर कमी हो जाएगी तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, दांतों का जो इनेमल होता है, दांतों के भी कई पार्ट होते हैं, तो जो इनेमल भाग होता है वो टूटने लगता है, झड़ने लगता है फ्लोरीन की कमी से। साथ ही साथ कैल्शियम, आप सभी को पता है हड्डियों के लिए, दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है फॉस्फोरस है, आयोडीन है। आयोडीन हमारे नमक में पाया जाता है, अगर इसकी कमी होती है तो इसमें घेंगा रोग हो जाता है। तो ये सारा चार्ट आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग समझेंगे जो भोजन के समय हम लोग रेशेदार, जिन्हें कहते हैं रफेज, यानी कि जो फाइबर युक्त जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, पानी, इनका क्या महत्व होता है। सबसे पहले रेशे को हम लोग बोलते हैं रफेज, इसको ध्यान रखिएगा। हम अपने पोषक तत्वों के साथ यानी कि मिनरल्स, विटामिन्स, इनके साथ साथ हम लोग रेशे भी लेते हैं, जिसे रफेज कहते हैं। रफेज क्या है, ये फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः चोकर युक्त आटा, जैसे कि गेहूं का, मक्का का, ज्वार का या बाजरे के आटा में ये प्रेजेंट होते हैं। दाल, दलिया, ताज़े फल सब्जियों में भी ये पाए जाते हैं। तो फिर अब ये आप सोचोगे कि रफेज अगर पोषक तत्व नहीं है तो ये क्या कार्य करते हैं। ये पोषक तत्व नहीं होते हैं, यानी कि कोई हमें ये पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन इनका जो रोल होता है वो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल को शरीर से बाहर निकालने में होता है। साथ ही साथ हमारे डाइजेशन में काफ़ी मदद करते हैं। इनकी कमी से आहार नाल में भोजन आवश्यकता से अधिक समय तक रुका रह जाता है। यानी कि अगर आपने अपने खाने में रफेज नहीं लिया, यानी कि फाइबर युक्त अगर आपने पदार्थ नहीं लिया, तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है।
और साथ ही साथ अगर आपने इसको सही मात्रा में नहीं लिया तो जो फूड पाइप होता है उसमें ये काफ़ी देर तक ये भोजन फंसा रहता है। तो आपको कब्ज़ से यानी कि जो कब्ज़ हो जाता है, यानी कि अगर आपको सही से डाइजेशन नहीं होगा तो कब्ज़ हो जाएगा। तो कब्ज़ इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं अगर आप अपने भोजन में फाइबर युक्त पदार्थ नहीं लेते हैं। बेसिकली आपको सलाद इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है ताकि आपका अच्छे से डाइजेशन हो और ये जो प्रक्रिया होती है पाचन की वो सही ढंग से चल सके। ओके, तो जल आप सभी को पता है कि जल हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक होता है। हमें रोज़ 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। 80% जो हमें रोग होते हैं वो जल की कमी से ही होते हैं। जल क्या करता है बॉडी में? जल जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि पोषक तत्व को अवशोषित करने में सहायता करता है जल। और हमारे शरीर का 70% भाग जल का ही होता है। आपने देखा होगा कुछ फल में या सब्जियों में जल खुद से होता है, जैसे कि तुरई की सब्जी, उसमें जल की आवश्यकता नहीं होती, उसमें जल खुद से होता है। उसी तरह से खीरे में जल होता है। तो कुछ फल या सब्जियों में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कुछ सीमा तक इसी जल से होती है। यानी कि जो हम लोग फल खाते हैं या जो सब्जियां खाते हैं उसमें भी जल होता है। तो इससे हमारे शरीर की जो क्षमता यानी कि जितनी उसे चाहिए है वो पूरा वो करता है। यानी कि जो सब्जी है, फल है, ये सभी चीज़ें खाने से हमारा बॉडी में जो जल की पूर्ति है वो पूरी हो जाती है कुछ समय तक के लिए। आगे यहाँ पे जल के कार्य लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे संतुलित आहार क्या होता है। बेसिकली आप इस संतुलित आहार से ही समझिए ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हों, यानी कि ऐसा आहार जो संतुलित हो, डिसबैलेंस ना हो। यानी कि आपके खाने में हर चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जो भी पोषक तत्व होते हैं अगर आपके खाने में, आपके आहार में है तो वो आपका संतुलित आहार कहलाता है। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण यानी कि आपके भोजन में संतुलित आहार ना होना। लंबे समय तक कि अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें पोषक तत्व की कमी होती है, जो संतुलित आहार है वो नहीं रहते हैं, तो आपको कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है आपकी बॉडी में वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कुपोषण क्या होता है। जिससे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जिससे शरीर अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है। ये प्रभाव बच्चों एवं महिलाओं में अधिक दिखाई देता है। कुपोषण के समान लक्षण यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि शरीर की वृद्धि रुकना। अगर आप सही से खाना नहीं खाएंगे, आपके आहार में संतुलित यानी कि आपका आहार बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं होगा तो आपको कुपोषण हो जाएगा। और कुपोषण होगा तो सिंपल आपको रोग हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। साथ ही साथ जो हड्डियां हैं या जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो सभी यहाँ पे लिखा क्या है, सिकुड़ जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। शीघ्र थकान होने लगती है। जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपको थकान तो महसूस होगी, ठीक है। चिड़चिड़ापन आ जाता है, घबराहट होने लगती है, कमज़ोरी और शरीर का वज़न कम होने लगता है, हाथ पैर जो होते हैं पतले होने लगते हैं, पेट फूल जाता है इसमें, यानी कि पेट फूलने लगता है और बाकी आपके जो हाथ पैर होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, शरीर में सूजन आने लगती है। तो ध्यान रखिएगा, कुपोषण का मतलब है कि आप लंबे समय तक की ऐसा आहार ले रहे हैं, ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें भरपूर मात्रा में जितनी यानी कि आपको चाहिए है पोषक तत्व वो प्रेजेंट ना हो। और यहाँ पे संतुलित आहार यानी कि ऐसी डाइट आप ले रहे हैं जिसमें हर चीज़ प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, जिसे कहते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। कुपोषण से अगर कुपोषण हो जाता है तो इससे कौन कौन से रोग होते हैं, तो इससे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैरस्मस नामक रोग होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्वाशरकोर हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में आयरन की कमी से, ये ध्यान रखिएगा, एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर हो जाता है। प्रोटीन व यहाँ पे क्या लिखा है, कैलोरी दोनों की कमी, यानी कि कैलोरी यानी कि आप अगर पोषक तत्व सही से नहीं लेंगे तो कैलोरी आपकी कम हो जाएगी। तो कैलोरी की कमी से साथ ही साथ प्रोटीन की कमी से आपको मैरस्मस नामक रोग होता है। तो आपको ये तीनों रोग के नाम ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि एनीमिया किस कमी से होता है, क्वाशरकोर किस कमी से होता है और मैरस्मस किस कमी के कारण होता है। इसके यहाँ पे लक्षण लिखे हुए हैं और बचाव भी लिखा हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम लोग जो इसके क्वेश्चंस आंसर है इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में
वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।